अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के इशाइये में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बाद मुस्लिम लीग काफ और जमहूरी वतन पार्टी ने भी शिरकत न करने का ऐलान कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। इशाइये में बजट मंजूरी समेत दीगर पार्टी अमूर पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इत्तेहादियों और पीटीआई अरकान के तहफ्फुजात भी सुनेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल भी वजीर आजम के इशाइये में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का कहना था कि इशाइया इत्तेहादियों को दिया गया है और अब हम इत्तेहादी नहीं रहे। जब इत्तेहादी नहीं रहे तो इशाइये में शिरकत क्यों करें। दूसरी जानिब काफ लीग ने वजीर आजम के इशाइये में शरीक न होने का फैसला किया है। तर्जुमान काफ लीग का कहना था कि पार्टी रहनुमा मसरूफियात की बिना पर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट दे रहे हैं। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी ने भी वजीर आजम के इशाइये में जाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक हमसे किए गए वादे पूरे नहीं होते हुकूमत का साथ नहीं देंगे। वजीर आजम अभी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हुक्म जारी कर दें, हम साथ देंगे। आपको बताएं कि आज वजीर आजम हाउस में इशाइया दिया जा रहा है तमाम इत्तेहादियों को इस इशाइये में मदऊ भी किया गया, लेकिन दूसरी जानिब इनकार भी देखने में आया है। वजीर आजम इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। इशाइये में बजट मंजूरी समेत दीगर पार्टी अमूर पर मुशावरत होगी। वजीर आजम इत्तेहादियों और पीटीआई अरकान के तहफ्फुजात भी सुनेंगे। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल भी वजीर आजम के इशाइये में शिरकत न करने का ऐलान कर चुकी है। बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल का कहना था कि इशाइया इत्तेहादियों को दिया गया है और अब हम इत्तेहादी नहीं रहे। जब इत्तेहादी नहीं रहे तो इशाइये में शिरकत क्यों करें। दूसरी जानिब काफ लीग ने वजीर आजम के इशाइये में शरीक न होने का फैसला किया है। तर्जुमान काफ लीग का कहना था कि पार्टी रहनुमा मसरूफियात की बिना पर इशाइये में शरीक नहीं हो रहे। बजट की मंजूरी के तमाम अमल में हुकूमत को वोट देंगे। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा शाहजैन बुगटी ने भी वजीर आजम के इशाइये में जाने से इनकार करते हुए कहा कि जब तक हमसे किए गए वादे पूरे नहीं होते हुकूमत का साथ नहीं देंगे। वजीर आजम अभी बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए हुक्म जारी कर दें, हम साथ देंगे। आपको बताएं कि इशाइया दिया जा रहा है वजीर आजम हाउस में और वजीर आजम की जानिब से तमाम इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं को तलब किया गया था, लेकिन इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से कहा गया कि वो आज मसरूफ़ हैं। काफ लीग के तर्जमान के मुताबिक आज काफ लीग की क़यादत मसरूफ़ होगी, वो इसलिए वो इशाइये में शरीक नहीं हो सकेंगे। इसके साथ साथ जो अख्तर मेंगल हैं, बीएनपी मेंगल के सरबराह, उनका कहना था कि इशाइये में शरीक नहीं होंगे क्योंकि वो इत्तेहादियों को दिया जा रहा है और अब हम इत्तेहादी नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज करने के फैसले को बाइस फख्र करार दे दिया है। कहते हैं यूरोप में भी स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान ने अपने ट्वीट में ब्लूमबर्ग का एक मजमून शेयर किया जिसके मुताबिक यूरोपीय ममालिक यानी जर्मनी, इटली, फ्रांस, पुर्तगाल वगैरह में मुस्तकबिल में स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर किया जा रहा है। वजीर आजम इमरान खान के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन इख्तियार करने वालों में मेरी टीम सरे फहरिस्त है। फख्र है कि कोरोना से पैदा शुदा बहरानी कैफियत में वतन अजीज को दुरुस्त समत में रखने के लिए यह तदबीर बहुत काम आई। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि आज से अगर हम SOPs का लिहाज रखते हैं तो बहरानी की संगीनी से बखूबी निजात पाएंगे। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट का शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत का मौक़िफ़ सुने बगैर ही शुगर मिल्स एसोसिएशन को रिलीफ दिया और उनके हुक्मनामे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर का कोई जिक्र नहीं। वजारत दाखिला ने अदालत उज़्मा से दरख्वास्त की कि शुगर कमीशन रिपोर्ट पर अमल दरामद रोकने का हुक्म कालादम करार दिया जाए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में बनने वाले वेंटिलेटर्स की पहली खेप चंद रोज में NDMA को फराहम कर दी जाएगी। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान में वेंटिलेटर्स तैयार कर लिए गए हैं। पहली खेप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इसी हफ्ते दे दी जाएगी। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में NRTC को बहुत मुबारकबाद दी और दावा किया कि मजीद 3 डिजाइन भी आखिरी मराहिल में हैं। तमाम मशीनें यूरोपीय मेयार के मुताबिक हैं और हम दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएंगे जो पेचीदा मेडिकल मशीनें बनाते हैं।
شہر قائد میں کے الیکٹرک کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں سے بجلی غائب ہے۔ شہر قائد میں کہیں 8 تو کہیں 12 گھنٹے بجلی غائب ہونے کی وجہ سے شدید گرمی میں شہریوں کو دن میں چین ہے اور نہ رات کو آرام۔ کراچی میں کرنگی، PECHS، گلستان جوہر، شاہ فیصل، ملیر، لیاری، لانڈی، گلشن اقبال، فیڈرل بی ایریا سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 3 گھنٹے سے 7 گھنٹے تک ہے، جبکہ شہر کا کوئی علاقہ اس وبال سے محفوظ نظر نہیں آتا۔ مقبوضہ کشمیر میں 12 سالہ لڑکے کو ٹرک تلے کچل کر شہید کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی چیخ اٹھی، کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بچے کی شہادت کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے واقعے کو جنیوا کنونشن کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کو پکڑ کر سخت کارروائی کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ چند روز قبل واقعہ یہ پیش آیا تھا، ایک ٹرک نے 12 سالہ لڑکے کو کچل دیا تھا اور اب حالات یہ ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں 12 سالہ لڑکے کو ٹرک تلے کچل کر شہید کرنے پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی چیخ اٹھی ہے، کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بچے کی شہادت کو انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار نے مودی سرکار کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے واقعے کو جنیوا کنونشن کی بدترین خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کو پکڑ کر سخت کارروائی کی جائے۔ چین نے لداخ میں 3 تصویراتی مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جھڑپ میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے۔ چین نے LAC پر مزید 3 ٹیکٹیکل پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کیا۔ ان میں دولت بیگ اولڈی، گلوان ویلی کے اہم حصے شامل ہیں۔ بھارتی فوج پینگانگ میں فنگر 2 تک پہنچی محدود ہو کر رہ گئی۔ چینی فوج نے علاقے میں مشقیں بھی کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لداخ میں چین گھس چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج مزید 2 علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ چین نے لداخ میں 3 تصویراتی مقامات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ جھڑپ میں 2 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ چین نے LAC پر مزید 3 ٹیکٹیکل پوزیشنز پر کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ان میں دولت بیگ اولڈی، گلوان ویلی کے اہم حصے شامل ہیں۔ بھارتی فوج پینگانگ میں فنگر 2 تک محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ چینی فوج نے علاقے میں مشقیں بھی کی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ لداخ میں چین جو ہے وہ گھس چکا ہے اور اس وقت 2 مزید پوزیشنز اس نے سنبھال لی ہیں۔ 3 ٹیکٹیکل پوزیشنز جو ہیں وہ اس وقت چائنا کے پاس ہیں اور 2 بھارتی فوجی مارے گئے ہیں۔ 3 پوزیشنز اس وقت چائنیز کے قبضے میں ہیں اور اس وقت 2 بھارتی فوجی اب تک جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں۔ 3 ٹیکٹیکل پوزیشنز ہیں جن پر قابض ہوئی ہے چائنیز آرمی اور آپ کو بتائیں کہ لداخ کا ایک اور علاقہ 2 اور علاقے انہوں نے حاصل کیے، پہلے ایک علاقہ موجود تھا اور تیسری ٹیکٹیکل پوزیشن بھی چائنا نے حاصل کر لی ہے۔ لداخ میں چائنا جو ہے چائنیز اس وقت فوجی موجود ہیں۔ چائنیز آرمی نے 3 علاقوں کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھال لیا ہے اور اس پر مکمل قابض ہیں۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 2 لاکھ سے بڑھ گئی۔ مزید 4072 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,03,000 ہو گئی۔ مزید 83 مریضوں کے انتقال سے اموات 4118 ہو چکی ہیں۔ 2805 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 92,624 مریض سے احتیاط ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 83 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 1243، پنجاب میں 1673، خیبر پختونخوا میں 914، بلوچستان میں 114، گلگت بلتستان میں 24، آزاد کشمیر میں 28 اور اسلام آباد میں 122 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 4072 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 74,202، سندھ میں 78,267، خیبر پختونخوا میں 25,380، بلوچستان میں 10,261، گلگت بلتستان میں 1,423، اسلام آباد میں 12,395، آزاد کشمیر میں 1,027 مریض ہو چکے ہیں۔
पाकिस्तान में कोरोना का मज़ा बढ़ता चला जा रहा है और केसेस अब 2 लाख से जायद हो चुके हैं। 4000 से जायद हलाकतें हुई हैं और इसके साथ साथ आवाम से कहा जा रहा है कि एसओपीज का ख्याल रखें। स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में और स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजे में खातिर खा इस शरह में कमी वाक़ई हुई है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में भी ये बयान दिया कि एहतियाती तदाबीर और एसओपीज के जरिए हम कोरोना को शिकस्त दे सकते हैं और एसओपीज का लिहाज रखा जाए। इसके साथ साथ उन्होंने अपने इस इकदाम की तारीफ भी की और उन्होंने ब्लूमबर्ग पर एक आर्टिकल जो लिखा गया था वो भी शेयर किया और उन्होंने कहा कि दुनिया मुतरिफ है स्मार्ट लॉकडाउन की और हमें खुशी है कि हम पहले हैं कि जिन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली अपनाई और इस वक्त अब दुनिया के दीगर ममालिक भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। आज भी मरीज जो है वो सामने आए, 4000 के करीब मरीज सामने आए तो 2 लाख से जायद केसेस हो चुके हैं और 2 लाख से ज्यादा केसेस के बाद अब आज जो इंतकाल कर गए मरीज वो 78 हैं और इसके साथ साथ पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में मरीजों की तादाद में भी इजाफा देखने में आया, लेकिन शरह इंतहाई कम है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कि ये लॉकडाउन जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है उसी का नतीजा है और उसी की वजह से इस वक्त जो है वो मरीज कम है और इसके साथ साथ कोरोना को हम शिकस्त दे सकते हैं सिर्फ एसओपीज और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए। जब हम एसओपीज और एहतियाती तदाबीर का लिहाज रखेंगे तो मजीद कमी वाक़ई आएगी। कोरोना से लड़ने के लिए हुकूमत वक्त ने शुरू से ही एसओपीज और एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद की हिकमत अमली अपनाई और आवाम से अपील भी की कि वो एसओपीज का ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, लेकिन आवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया और जिस तरीके से आवाम ने अपनी केयर ना की और एहतियाती तदाबीर अपनाई तो उसके बाद हुकूमत भी सोचने पर मजबूर होगी और स्मार्ट लॉकडाउन के नतीजा सामने है। बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑपोजिशन रहनुमाओं की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ यह है कि हुकूमत वक्त ना तो कोरोना से लड़ सकी और ना ही वसाइल जो है वो इस्तेमाल कर सकी और अदम सहूलियात की बिना पर मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ। इसके साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया कि हुकूमत आदाद शुमार छुपा कर बात कर रही है और आदाद शुमार छुपाना हुकूमत की हिकमत अमली है। स्मार्ट लॉकडाउन पर भी तनकीद की गई और इसके साथ साथ लॉकडाउन पर भी तनकीद की गई। लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर इस वक्त ऑपोजिशन रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत की अपनी सफ़ों में जिस तरह बेदिली और उनके इत्तेहादी जिस तरह छोड़ते जा रहे हैं, इस बात की निशानदेही है कि इनका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। हुकूमती अदारे जिस तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपोजिशन को टारगेट करने के लिए, मैं समझता हूं कि एक नहायत ही बुज़दिल हुक्मरान जो है वो हुकूमती अदारे जो है अपने अना की तस्कीन के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो मैं समझता हूं कि ये वक्त आ चुका है कि इनका साथ जो है वो चुका दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आपका भी हामी नासर हो। ये जो है रेजोल्यूशन जो है ये आपको बांट दिया जाता है ताकि आपको उसका टेक्स्ट जो है वो फर्स्ट हैंड जो है अवेलेबल हो जाए। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत ने जो बजट पेश किया है, सच्ची बात यह है कि अल्फाज का घोर धंधा है। उन्होंने आवाम को अंधेरे में रखा हुआ है और जितने भी उन्होंने इंडिकेटर तय किए हैं वो सारे के सारे गैर हकीकी हैं। जो इमरान खान साहब की हुकूमत है, ख्याल था कि ये कोरोना वबा है, कोई बेहतर बजट पेश करेगी, लेकिन उन्होंने बदतरीन बजट पेश किया है। जरा सोचिए तो सही, हम इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं
इस्लामाबाद में जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो पूरे पाकिस्तान के अदारों को चलाते हैं, लेकिन उनकी तनख्वाहों में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर वो लोग जिन्होंने पूरी जिंदगियां लगा कर इस पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम किया है, उनकी पेंशन में इजाफा ही नहीं किया गया। फिर ना तो सेहत का बजट बढ़ाया गया है, ना तालीम का बजट बढ़ाया गया है, और वो इस बार पूरी कोशिश के बावजूद 39,000 अरब जमा कर सके, 39,000 जमा कर सके हैं, अब 49 का हदफ रख दिया गया है। यानी जितने अहदाफ हैं सारे के सारे गलत हैं। ये हुकूमत पहले भी फेल थी, अब बजट पेश करने में मजीद फेल हो चुकी है, और अभी तक इनका कोई वजीर खजाना ही नहीं है। बजट भी पेश करने के लिए कोई इंडस्ट्री का वजीर लाया जाता है। तो कल जिन्होंने हुकूमत ने अवाम के जम पर डाका डाला है, उनकी शराब से खून चूसा है। यानी 34% से लेकर 67% तक पेट्रोलियम को बढ़ा दिया गया। सोचिए ज़रा, इन्होंने कीमतें कम की तो वे जो पेट्रोल को अवेलेबल नहीं कर सके, लंबी लंबी कतारें लग गई, इनके हलीजे पर मोहतम होगी। अब इन्होंने कहा है कि यानी अब कीमत बढ़ा दी है, ये प्रैक्टिकली माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकी, खुद माफिया का हिस्सा बन गई है। तो जितनी बातें बिलावल साहब ने फरमाई हैं, ख्वाजा साहब ने फरमाई, सब लोगों की हमायत करते हैं। इंशाअल्लाह पूरी अपोजिशन मिलकर चलेगी और इस अपने पाकिस्तान को और 22 उलमाओं की तरह बचाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने जमात की तरफ से बिलावल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई अहम मौके पे पूरे पाकिस्तान की अपोजिशन की लीडरशिप से भी खुद रब्ता किया और आज यहाँ पर करने वालों को दावत दी थी। ऑपोजिशन रहनुमा इस वक्त बजट के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना था कि टैक्स फ्री बजट कहकर आवाम को धोखा दिया गया और इसके साथ साथ पेट्रोल पर जो है वो इस वक्त टैक्स लगा दिया गया, लेवी बढ़ा दी गई और इसके साथ साथ 44 रुपए जो है वो हुकूमत पेट्रोल पर वसूल कर रही है। पेट्रोल बम गिरा दिया गया। उसके साथ साथ उनका कहना था कि सब्सिडी किसी जगह पर नहीं दी गई और तमाम तर मामला जो है वो कमाल की कर रहे हैं हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। और इसके साथ साथ उनका कहना था कि बजट सिर्फ और सिर्फ अवाम की पर बोझ बनाया गया है और अवाम की जानिब से जिस तरह का रद्द-ए-अमल सामने आया है अवाम की जानिब से और जिस तरह से अवाम की जानिब से रिएक्शन आया है, उस पर यह बताया जा सकता है कि इस वक्त जो बजट दिया गया वो अवाम दोस्त हरगिज बजट नहीं है। उन्होंने कहा कि माजी में अवाम दोस्त बजट दिए जाते रहे हैं और तमाम पार्टीज के रहनुमा जो है वो इस वक्त मुत्तफिक हैं कि ये बजट जो है वो अवाम दोस्त बजट नहीं है, गो के अल्फाज का गोरख धंधा है और इस वक्त ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, डिलीवर नहीं कर पा रही। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत से जो तवक्कुआत थी अवाम ने देख लिया कि किस तरीके से अल्फाज के बलबूते पर वज़ीर आज़म इमरान खान बने और उसके बाद तमाम महकमों का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार हुकूमत है, ना कोरोना से निपट पा रही है और ना ही किसी इंडस्ट्री को पांव पर खड़ा कर रही है। तमाम महकमों का जो है वो इस वक्त बेड़ा गर्क कर दिया गया है। तमाम अपोजिशन जमातों की जानिब से बजट मुस्तरद करने का ऐलान कर दिया गया है और उनका कहना है कि यह अवाम दोस्त बजट नहीं है, इसमें कोई पॉलिसी वज़ा करदा नहीं है और इसके मदरजात वाज़े नहीं है। अपोजिशन की जानिब से यह भी कहा गया है कि ये तमाम तर मामलात जितना भी किया जा रहा है, खुसूसन पेट्रोल के हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो भी काबीना की मंजूरी के बाद जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन फिलफौर नोटिफिकेशन जारी करके किसी खास गिरोह को फायदा पहुंचाया जा रहा है। अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि इस वक्त हुकूमत के दीगर इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, जिस तरह से अख्तर मेंगल ने साथ छोड़ा। इसके साथ साथ शाहजहान बुगटी की जो स्टेटमेंट सामने आई और इस वक्त उनका कहना था कि वो आज इशाइये में शिरकत नहीं कर रहे। 3 इत्तेहादी जो है आज इशाइये में शिरकत नहीं कर रहे और अपोजिशन रहनुमा को यह भी कहना था कि हुकूमत का वक्त खत्म हो रहा है, हुकूमत अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार
رہی ہے اور ہماری یہ خواہش ہے کہ یہ اپنا ٹینیور پورا کرے تاکہ عوام کے پاس جا کر پھر دوبارہ نہ یہ کہہ سکے کہ ہمیں پھر سے الیکٹ کی جائے. ہمیں اس وقت موقع نہیں ملا. عوام نے بھرپور موقع دیا اور اس کے بعد عوام نے دیکھ لیا کہ وہ عوام کے کس قدر پرسان حال ہے اور کس قدر خیر خواہ ہے. عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. حکومت اس وقت بدترین مثال بن چکی ہے. انتظامی امور اور اس کے ساتھ ساتھ نااہلی عروج پر ہے اور تمام محکموں کا بیڑا غرق کر دیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ کسی محکمے کو ریلیف نہیں دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ بجٹ جو ہے وہ عوام دشمن بجٹ ہے. اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس وقت جو عوام کی جانب تمام تر سہولیات پہنچائی جانی تھی حکومت نے اپنے تئیں رکھی اور عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا. یہ بھی کہا گیا اپوزیشن رہنماؤں کی جانب سے کہ اس وقت اپوزیشن کھل کر کی جائے گی اور آل پارٹیز کانفرنس میں دیگر فیصلے کیے جائیں گے. جو بجٹ کے حوالے سے بات چیت کی گئی اس میں یہ واضح طور پر کہا گیا کہ وہ مسترد کرتے ہیں اور اس وقت جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ عوام دشمن بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ کا کہہ کر اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کا بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ تمام تر چیزوں میں اضافہ کیا گیا. سبسڈی نہیں دی گئی, اس کے ساتھ ساتھ دیگر محکموں کا بیڑا غرق کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بجٹ میں بہت سے محکموں میں جو ہے وہ کٹوتی لگا دی گئی, خصوصاً صحت اور تعلیم کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تعلیم اور ہائر ایجوکیشن کا بجٹ جو ہے وہ بھی کم کر دیا گیا. صحت پر جو بجٹ رکھا گیا ہے, کورونا کے حوالے سے جو بجٹ رکھا گیا ہے وہ ایک موذی مرض ہے, اس پر بجٹ بہت زیادہ رکھ دیا گیا ہے. بہت سی خامیاں ہیں بجٹ میں. ان کا کہنا تھا کہ عوام کو مایوس کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ عوام کی رمز یہ موجودہ حکومت بالکل نہیں سمجھتی کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ لے کر یہاں پر نہیں پہنچی ہے. اور اپوزیشن کی جانب سے کہا گیا کہ مشترکہ کاوشیں کی جائیں گی اور اے پی سی بلائی جائے گی اور اس کے بعد گھروں سے باہر نکلا جائے گا اور حکومت سے جان چھڑانے کی کوشش ضرور کی جائے گی. اپوزیشن کی جانب سے پہلی بار جو ہے وہ کہا گیا ہے اور بلاول بھٹو بھی موجود ہیں, خواجہ آصف بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اپوزیشن رہنما بھی موجود ہیں. بلاول بھٹو بھی پریس کانفرنس میں موجود ہیں اور اس وقت وہ بھی گفتگو کر رہے ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کا اور میرا رابطہ ہوا. ہمارا خواہش یہ تھا کہ ہم یہ اے پی سی بجٹ پہ یہ اس سے پہلے ہو, لیکن شہباز شریف صاحب کا صحت اب تک اس کا وہ ٹیسٹ رزلٹ نہیں آیا ہے, تو اب تک ہم نے اپنا جو جوائنٹ جو معیشت پہ پورا اپوزیشن کا موقف ہے وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. لیکن ہمارا پلان میں, ہمارا پروگرام میں یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ اگلا ہفتہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب صحتیاب ہو جاتا ہے ہم سب کوآرڈینیٹ کر کے اگلے ہی ہفتہ میں اپنا اے پی سی کا بھی پلان ہے جس پہ ہم کووڈ اس پہ ہم اپنا 18th امینڈمنٹ پہ اور آف کورس بجٹ پہ بھی بحث ہوگا. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے ایک بہت تفصیل سے ہم آپ سب کے ساتھ وہ ای میل کر کے ایٹسٹرا شیئر کریں گے, جو ہمارا متفقہ جوائنٹ ریزولوشن اور اسٹیٹمنٹ آیا ہے, سارے کے سارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور کل پرسوں تک جو ان کے اتحادی بھی تھے ان کے بھی ہمارے ساتھ سپورٹ شامل ہے اور ہم ان کا بجٹ مسترد کر رہے ہیں, ان کا معاشی پالیسیز کو مسترد کر رہے ہیں اور اپنا عوام کی آواز کو نیشنل اسمبلی میں پہنچا رہے ہیں اور ان کا ڈٹ کے مخالفت کر رہے ہیں. لیکن ہم جو ہمارا اے پی سی ہے انشاءاللہ تعالی جیسے ہی شہباز شریف صاحب سے ہو جاتا ہے ہم وہ بھی کریں گے. اس قسم کے ڈیٹیلز تو اپوزیشن کو مل کے فیصلے کرتے ہیں اور ہمارا ایک کنسنسس فیصلہ ہوگا جہاں تک اس قسم کے اسٹریٹجک اور پولیٹیکل فیصلے ہیں. لیکن جہاں تک ملک کی صورتحال, جہاں تک اس حکومت کا نااہلی اور ناکامی ہے, جہاں تک اس حکومت کا ایبسولوٹ فیلئر رہا ہے ہمارا ہر پاکستانی کا زندگی اور صحت بچانے میں, عالمی ادارے WHO آرگنائزیشن جیسے ادارہ جو آپ کو تجویز رہا ہے, بتا رہا ہے, ڈاکٹر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کا علاج کے لیے آپ یہ قدم اٹھائے اور حکومت ان کا تجویز نہیں لے رہے ہیں. جو ہمارا شرائع اموات میں اضافہ ہو رہا ہے, جو ہمارے بیمار جو ہمارے سٹیزنز ہیں ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا کوئی تیاری نہیں ہو رہا. جو ہمارا 25 ایئرز بعد سب سے بڑا لوکس کا حملہ جاری ہے,
جو ہر کسان کا فصل کو خطرہ میں ڈالتا ہے، جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کو خطرہ میں ڈالتا ہے، ان ساری چیزوں پہ پورا کا پورا اپوزیشن، اور میں سمجھتا ہوں پاکستان کے عوام ایک پیج کے ہیں کہ ہم ہر پاکستانی کا زندگی صحت و معاشی صورتحال کو بچانا چاہتے ہیں. اس بجٹ سے یہ نہیں ہو سکتا، ہمارا ضمیر اجازت نہیں دیتے کہ ہم اس بجٹ کو پاس ہونے دیں، ہم اس بجٹ کا مخالفت نہیں کریں. تو اس لیے سارے اپوزیشن پارٹیز، لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب کورونا کا بیماری ہونے کے باوجود سارے اپوزیشن پارٹیز کے سے رابطے میں ہیں، ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ہم مل کے آج بھی ان کا مخالفت کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے. شاہ صاحب، یہ جو آپ نے دو سوال کیے ہیں، میں جہاں تک اس حکومت کے جانے کا تعلق ہے، ہم ہر قسم کا آئینی جو آپشن ہے وہ استعمال کریں گے. کسی قسم کا غیر آئینی جو ہے وہ راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا. ہم آئین کی حفاظت کریں گے اور آئین کے تحت جتنے بھی راستے اویلیبل ہیں عمران خان سے جان چھڑانے کی، ہم اسے آئینی راستے استعمال کریں گے. لیکن یہ ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی ضرورت ہے اپوزیشن میں، جو آلریڈی موجود ہے. ایک کنسنسس جو ہے اس وقت پی ٹی آئی میں بہت سی شکست و ریخت جو ہے وہ ہو رہی ہے، جو آنے والے دنوں میں زیادہ ویزیبل ہو جائے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے. میں ہو سکتا ہے میرے ساتھی جو ہیں بھٹو صاحب اور میاں صاحب اور درانی صاحب بھی اس سے اتفاق کریں کہ اس وقت نئی مینڈیٹ کی ضرورت ہے. نئی مینڈیٹ جو ہے وہ ہماری مشکلات کا حل جو ہے وہ کم از کم اس کی ایک آپشن ہے اور ایک امید دلا سکتی ہے. اس سیٹ اپ کو پرپیچویٹ کرنا یا اس کا تسلسل قائم رکھنا جو ہے میرا خیال ہے 2 سال میں جو کچھ تباہی ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس سیٹ اپ یہاں پہ رہنا، یا جو مینڈیٹ 2018 کی جس طرح عوام کا حال ہوا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آئینی طریقہ یہی ہے کہ ایک نئی مینڈیٹ حاصل کی جائے. اور اس کے لیے جو ہے تمام جو آئینی قوتیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر، جو پارٹیاں ہیں، وہ مل کے جو ہے ایک لائحہ عمل طے کر سکتی ہیں، اور وہ عوام کو دیا جائے گا اور جلد دیا جائے گا انشاءاللہ. میں نے ایاز آپ نے ساری جماعتوں کا موقف پوچھا تو میں ضرور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک تو یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم ایبسلیوٹلی سارے جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، ہم مل کے کنسنسس کے ساتھ ایک ہی فیصلہ لیں گے. اور جو باتیں خواجہ آصف صاحب نے کیے ہیں وہ تقریباً میری جماعت میں بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن نے شاید پوری دنیا میں ایک بہت ہی رسپانسبل رول ادا کیا، اور چاہے وہ مسلم لیگ نواز ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، ساری سیاسی جماعتیں نے اس وبا کا جب پاکستان میں پہنچا پہلے دن ہم نے سب اعلان کیا کہ سیاسی اختلافات، ہمارا پارٹیزان اختلافات، سیاسی اختلافات رہتے، پارٹیزان مشکلات ہم سائٹ پہ رکھتے ہیں، ایک ہو کے ہم اس وبا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اب 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، ہمارا یہی نیت بھی رہا، یہ ہمارا کوشش بھی رہا، لیکن ایک دن کے لیے بھی ہمارا وزیر اعظم نے اس بات کو سیریسلی نہیں لی. کورونا کا وبا آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صرف اور صرف ہمارا جمہوریت کے لیے اور ہماری معیشت کے لیے خطرہ تھا. آج وزیر اعظم عمران خان کا وزیر اعظم ہونا
हर पाकिस्तानी का ज़िंदगी और सेहत को भी ख़तरा में डालते हैं और उनका मुआशी सूरत हाल को भी खतरे में डालते हैं। इसके मुताबिक ज़रूर अपोजिशन जमातें को मिलकर कुछ फैसला साजी करना पड़ेगा और जल्द करना पड़ेगा। और उन फैसले में हम ये भी सामने रखेंगे कि कोविड का सूरत हाल है, एक पैंडेमिक चल रहे हैं और इस मुल्क को इस मुश्किल हालात का सामना करना हम सब पे जिम्मेदारी है बहरीत पाकिस्तानी होते हो। और मैं समझता हूँ कि आपको जल्द नजर आएगा कि अपोजिशन का किरदार एक मुस्बत यूनिटी का और कंसेंसस का किरदार इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ, जैसे मैंने अभी पिछले सवाल का जवाब में दिया, कि अपोजिशन बहुत ही जिम्मेदाराना सियासत करते हैं। इसलिए नहीं कि हम इमरान खान को टफ टाइम तो हमेशा देते हैं और देना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त हम सब ने समझा और हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम का ज़िंदगी और सेहत बचाना सबका जिम्मेदारी होना चाहिए, हम सबका सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए और हम सबको एक होके इसका मुकाबला करना चाहिए था। इस माहौल में एक वबा का मुकाबला करने में इस किस्म का वबा जो 100 साल बाद आ चुका है और आज तक हमारे पास इलाज नहीं है, इसका मुकाबला करने के लिए आपको अबव पॉलिटिक्स का व्यू रखना पड़ता है, आपको अबव पार्टिजानशिप का व्यू रखना पड़ता है। लेकिन उसके लिए वो क़ियादत की ज़रूरत है जो मुस्लिम लीग नून में मौजूद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मौजूद है, जो हर जमात में, जमात इस्लामी JUIF में मौजूद है। लेकिन अफसोस के साथ PTI में इस हुकूमत में वो क़यादत मौजूद नहीं है और उसका नुकसान पाकिस्तान का अवाम भुगत है। हमारा जो यूनिटी है वो आपके सामने है, जो हमारा तादाद है वो पिछले साल से भर गया है नेशनल असम्बली में, ख़ासतौर पे इस बजट में। हम इनको शहबाज शरीफ साहब बीमार होते हुए भी आज भी इमरान खान का पसीना निकाल रहा है और इमरान खान अपना ही जो मेंबर्स है उनका तादाद और अलायंस के तादाद के अलायंस मेंबर्स हैं मुश्किल से इकट्ठे कर रहे हैं। तो अपोजिशन आज भी अब हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, कल भी हुकूमत को टफ टाइम ही देगी, लेकिन हम चाहते हैं कि एक जमहूरी रास्ता निकले जिससे हम आवाम के मसाइल का हल कर सकें। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, ये दो चीज़ें कंपेयर नहीं की जा सकती। वो एक बड़ी महदूद सी चीज़ थी जिसमें कुछ इख्तलाफात सामने आए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में। ये तो एक कौमी मसला है, ये तो कौम की बका का और कौम की ज़िंदगी का मसला है जिसके लिए हमें इत्तेहाद हुआ है या हम मुतहद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि दो चीज़ें जो है कंपेरेबल नहीं हैं। वो तो एक छोटी सी बात थी, उसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो गया, आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन इस मसले के ऊपर इंशाअल्लाह ताला जो है ना अपोजिशन जो है ना वो मुतहद है, क्योंकि ये एक कौमी मसला है, 22 करोड़ आवाम का मसला है। हर ली शऊर आदमी ये समझता है कि इस पर इत्तेहाद की ज़रूरत है और इत्तेहाद इस मखमसे से निकला जा सकता है। अपोजिशन रहनुमा इस वक्त इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में बेहतरीन अपोजिशन कर रहा है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि शहबाज शरीफ की सेहतियाबी के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर मामलात में अपोजिशन के साथ साथ दीगर लोगों से राब्ते रखेंगे, दीगर रहनुमा जो इत्तेहादी थे उनको भी साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। उनका कहना था कि हुकूमत के ख़त्म होने का वक्त आ गया है, अवाम इस वक्त
मौजूदा हुकूमत को बर्दाश्त नहीं कर रही है और जिन जिन इत्तेहादियों ने अपना रास्ता अलग किया है उनसे राब्ते किए जाएंगे और तमाम तर मामलात को देखा जाएगा। उनका ये भी कहना है कि तमाम तर जो हिकमत अमली है वो मिल कर ही स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी और इस स्ट्रेटजी के हवाले से APC में फैसले होंगे कि किस तरीके से आईनी तरीके से हुकूमत को हटाया जाएगा। आपको बताएं कि शाहजैन बुगटी भी इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं और इसके साथ साथ जो दीगर लोग हैं जिनमें BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल हैं, उन्होंने पहले ही अलहदगी का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो आज इशाइये में बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसके साथ साथ जो काफली के तर्जमान की जानिब से स्टेटमेंट आई है, उनका कहना था कि इस वक्त नहीं जा सकते वो इशाइये में क्योंकि उनकी दीगर मसरूफियात हैं। अपोजिशन की जानिब से कहा गया, जो ख्वाजा आसिफ ने गुफ्तगू की उन तमाम तर से इत्तेफाक करता हूं। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि आईनी रास्ता अपनाया जाएगा और हिकमत अमली क्या होगी ये APC में फैसला किया जाएगा। उनका कहना था कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो अपनी साख बहाल नहीं रख सके और अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। इसका मतलब है कि इस हुकूमत को जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए मैंडेट वाली हुकूमत जब आएगी तो अवाम के मैंडेट पर पूरा उतरेगी, अवाम के मेयार पर पूरा उतरेगी और इसके साथ साथ अवाम को सहूलियात बाहम पहुँचाएगी। तमाम महकमों को तबाह किया मौजूदा हुकूमत ने और इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से जो हिकमत अमली है वो भी बिल्कुल ख़राब रही। और बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि इस वक्त सेहत और खुसूसन मईशत के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो बिल्कुल दुरुस्त ना है और मईशत भी बीमार है और सेहत का बुरा हाल है। उनका कहना था कि तमाम तर सूरत हाल में इस वक्त अपोजिशन उम्मीद है अवाम की। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का बिल्कुल कंपैरिजन नहीं है, बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है। ख़ास तौर पे जब 18th अमेंडमेंट की वजह से जमहूरियत को इतना तहफ़्फ़ुज़ मिला है नेशनल असम्बली और नेशनल असम्बली की फाइनेंस वोट पे, नेशनल असम्बली की PM वोट पे, नेशनल असम्बली की नो कॉन्फिडेंस वोट पे धांधली करना, जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान के सामने धांधली, ज़बरदस्ती धांधली करवाए गए सेनेट इलेक्शंस में, वो मुश्किल है नेशनल असम्बली इलेक्शंस में। नेशनल इलेक्शंस के नेशनल असम्बली के जो ये इलेक्शंस हैं, आप वहाँ इस किस्म के धांधली नहीं कर सकते हैं, आपका आइन नहीं करने देते। तो मैं समझता हूँ कि जो आपका हिचकिचाहट है वो नहीं होना चाहिए। इस वक्त ना सिर्फ अपोजिशन एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है, ना सिर्फ अवाम हमारी ज़्यादा बात मान रहे हैं, मगर जो उनके पीछे थे, जो उनके पीछे ज़बरदस्ती उनको सपोर्ट भी कर रहे थे और ज़बरदस्ती आपको सेनेट इलेक्शंस में हरवाए थे, वो भी शायद इतना दिलचस्पी के साथ उनके पीछे नहीं होंगे। तो हम अपोजिशन पाकिस्तान के मफाद में, पाकिस्तान के अवाम के मफाद में जमहूरी सॉल्यूशंस निकालेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, हम इतना देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कि मौजूदा हुकूमत अपना मैंडेट खो चुकी है और अवाम के एतमाद को बहाल नहीं रख सकी, अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी और मौजूदा हालात में मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ ही अवाम की वाहिद उम्मीद है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि आईनी रास्ता अपनाया जाएगा, हुकूमत को हटाने के लिए हुकूमत को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि सेहत के हवाले से तबाहकुन जो है वो नताइज सामने आए हैं और अदम सहूलियात की बिना पर महकमों का बुरा हाल है। इसके साथ साथ उनका कहना था कि मईशत का भी बुरा हाल है। मुल्क की तरक्की इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही और मुल्क पीछे जा चुका है। अपने मफादात अजीज हैं लेकिन अवाम के मफाद में कोई फैसला नहीं किया गया। बिलावल भुट्टो का यह भी कहना था कि जो पेट्रोल बम गिराया है उसमें सबसे ज्यादा फायदा माफियाज को हुआ है और हुकूमत माफिया के बलबूते पे ही काम कर रही है। यहां आपको अहम खबर दें, गार्डन टाउन के हवाले से थाना गार्डन टाउन पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 डीलर्स को गिरफ्तार कर लिया है और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया है। थाना गार्डन टाउन पुलिस की यह कार्रवाई है और कार्रवाई करते हुए नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 डीलर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। गार्डन टाउन में कार्रवाई करते हुए थाना गार्डन टाउन
पुलिस ने 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया है जो नाजायज असलहे का कारोबार करते थे और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। जदीद असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको बताएं कि गार्डन टाउन के इलाके में नाजायज असलहे का कारोबार करने वाले 2 डीलर्स को गिरफ्तार किया है थाना गार्डन टाउन पुलिस ने और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया गया है। आपको अहम खबर दें कि थाना गार्डन टाउन पुलिस की यह कार्रवाई है। गार्डन टाउन के इलाके में 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से भारी असलहा बरामद किया गया है। मुलजमान नाजायज असलहा डीलर थे और नाजायज असलहा लोगों को फरोख्त करते थे। थाना गार्डन टाउन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया है और भारी मिकदार में असलहा भी बरामद कर लिया है। नाजायज असलहा फरोख्त करने वाले 2 डीलर्स को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे शिराज निसार से। शिराज निसार, बताइएगा थाना गार्डन टाउन पुलिस की कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, ये 2 जो बड़े मुलजम हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं, ये पूरे पंजाब में जो है वो नाजायज असला सप्लाई करते थे और इनकी ये क्वालिटी थी कि ये जहां फरोख्त करते थे, जिसको भी करते थे फरोख्त, ये उनको ये गारंटी देते थे कि हम आपके घर में या जहां भी आप कहेंगे हम असला पहुंचाएंगे और ये असला पहुंचाते भी रहे। अब आपको ये इसमें एक जो सबसे खुशआइन बात है वो भी बताता चलूं कि एसपी इन्वेस्टिगेशन है मॉडल टाउन के अफसर मुजफ्फर, जो हाल ही में कोरोना वायरस से जो है वो जंग जीतने के बाद ड्यूटी ज्वाइन की है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनके पास थी और उन्होंने ना सिर्फ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन गार्डन टाउन फरूख को बताया बल्कि उसकी सरपरस्ती भी करते रहे जब तक जो है वो दोनों मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। हर जगह पर वो पीछा करते रहे और एसपी असद मुजफ्फर जो है वो साथ साथ शामिल रहे। इसी वजह से है कि पंजाब ने जो है वो इनकी पूरी टीम को जो तारीफी इसनाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराज निसार इस हवाले से आगाह करने के लिए। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। 73 इलाकों में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे हैं टीवी टुडे के नुमाइंदे शिराज निसार। जी शिराज। जी, फूलों के शहर लाहौर में कोरोना वायरस जो है वो शहरियों की गफलत की वजह से खतरनाक हद तक बढ़ता ही चला जा रहा है। इस वक्त लाहौर में 73 मुकामात पर जो है वो स्मार्ट लॉकडाउन जारी है। पहले 3 दिन जो है वो शहरियों और पुलिस में जो है वो झड़पें नजर आई, लेकिन उसके बाद डीएजी ऑपरेशन की तरफ से सख्त अहकामात जारी किए गए और इस वक्त जो है वो कोरोना वायरस के लिए जो एसओपीज जारी किए गए हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा है। ये भी मालूम हुआ है कि 3 दिनों में 9000 मोटरसाइकिलें और गाड़ियां जो हैं वो बंद की गई हैं। शहरियों की शिकायत पर सीसीपीओ लाहौर जुल्फकार हमीद ने लॉकडाउन किए गए इलाकों में जो है वो मुख्तलिफ ज़राए अबलाग से और ख़ुसूसन मस्जिदों के ज़रिए शहरियों में आगाही मुहिम भी शुरू करवा दी है। इस वक्त लाहौर के बेशतर इलाकों में जो है वो शहरी जो है वो पुलिस के साथ अभी भी झड़पें करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त हम गार्डन टाउन में मौजूद हैं जहां पर मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। इस हवाले से हम बात भी करेंगे जो पुलिस अफसरान जो हैं वो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं उनसे भी, और कुछ शहरी जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपको ये पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो कोरोना वायरस की वजह से वैसे इमाम को तंग करने के लिए खड़े हुए हैं, ऊपर से कह रहे हैं हम धूम में खड़े हैं, साढ़े हाथ नहीं खलोते। नहीं, ये मिलने ने अपनी तनख्वाह, लेकिन ये फ्रंट लाइन पर मौजूद है। पंजाब में जो है वो 45 पुलिस एहलकार जो वो शहीद हो चुके हैं। तुसी उंजी ज्यादती करन दे हो की जो सुनना ताड़ी गल। जी, आपने देखा नाजरीन के पुलिस और शहरियों में जो है वो तू तकार जारी है और शहरियों को भी अपना जो है वो फर्ज निभाना चाहिए। इस वक्त हम पुलिस एहलकारों से भी बात करेंगे। जीशान, आप बताइएगा कि डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से आपको क्या हदायत जो है वो जारी की गई हैं? हमें डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से बहुत सख्ती से कहा गया है कि आवाम को रोकें और कोरोना को रोकने में मदद मिले। सिर्फ डॉक्टर्स एमरजेंसी के लिए ये गेट खोला जा रहा है, उसके अलावा ये लोग वैसे आकर हमसे बहस कर रहे हैं, हम इनके लिए खड़े हैं, ये लोग नहीं समझ रहे। जी, आप लॉकडाउन पर मौजूद हैं, डीआईजी ऑपरेशन की तरफ से आपको क्या हदायत जारी की गई हैं? जी, डीआईजी ऑपरेशन साहब जो ने उन्होंने तरफों से हदायत जारी किए गए हैं कि सख्त अहकामात उन्होंने जारी किए हैं कि लॉकडाउन के बारे कोरोना वायरस को रोकने ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ
ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ जी आप ये बताइएगा कि शहरी जो है वो कोरोना वायरस को नहीं सीरियस ले रहे, आपसे तूतकार जारी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, उनका हक बनता है। अब तंग हो रहे हैं आवाम, लेकिन ये लॉकडाउन इसलिए हुआ है, लोग घरों में बैठे हैं अपने लिए, लेकिन अमल नहीं हो रहा है इस पर। आवाम बिल्कुल नहीं बात आ रही, बाकायदा यहाँ पर हमारे साथ आके बहसों मुबाहिसा करती है, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करेगा और ये जल्द कोरोना वायरस पर इंशाल्लाह काबू पाएंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि फ्रंट लाइन पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं। पंजाब में इस वक्त 43 पुलिस एहलकार जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 900 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है कोरोना वायरस में मुब्तला भी हो चुके हैं। ये फ्रंट लाइन पर मौजूद होने की ही वजह है। SOPs जो जारी किया है, वज़ीर दाखिला की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है वकला, सहाफ़ी, डॉक्टर्स, सरकारी मुलाजम और गैर सरकारी मुलाजम भी, लेकिन उनको अपनी आइडेंटिटी कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। उसके लिए जो है वो ये स्मार्ट लॉकडाउन में उनको जाने आने की इजाज़त होगी, लेकिन शहरियों को इस हवाले से ये सोचना होगा और समझना होगा, जब तक वो पुलिस का साथ नहीं देंगे ये ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिराज निसार, इस हवाले से आगाह करने के लिए। सख्ती की जा चुकी है और लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है 73 मकामात पर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। कौमी तरजीहात में तालीम कहाँ है? सेहत के साथ क्या तमाशा हो रहा है? तालीमी निसाब से तहकीक के मैदान तक, मदारिस से यूनिवर्सिटीज तक, रिपोर्टियों से रसदगाहों तक, तालीम और सेहत की दुनिया का अहवाल मैं रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे पर। मैं हूं अली तारिक, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।